नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका दोस्त अजय पांडे। आज हम एक पीड़ित के पास पहुंचे हैं जो वाकई में 3 साल से इसका शोषण हो रहा है और इंसाफ नहीं मिल रहा है। बेटी का नाम सुल्ताना है, रहने वाली शाहजहां मोहल्ले की है। आखिर क्या यातना ये झेल रही है 3 साल से और क्या इसके साथ अत्याचार किया जा रहा है, हम चैनल के माध्यम से उन सभी आला अधिकारियों को और जो समाज के लोग हैं, जिन्हें हम जनप्रतिनिधि भी कहते हैं, और समाज के तमाम लोग ऐसे हैं जो बेटियों की सुरक्षा की बात करते हैं, परंतु बेटी के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, अगर उन्हें पता भी चल जाए तो बेटी को इंसाफ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये एक बेटी से हम जानेंगे। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप बताएं, अपना नाम बताएं और आपकी क्या समस्या है वो बताएं। मेरा नाम सुल्ताना है। मैं नगीना में रहती हूँ, मोहल्ला शाहजहीर में। और मैं 3 साल से बहुत परेशान हूँ। मेरे जो हस्बैंड है उन्होंने धोखे से मुझसे शादी की है। जी, विदेश रहते हैं, उसके बाद उन्होंने वहाँ पहले से शादी कर रखी थी और मुझे यहाँ धोखा दे के चले गए। ना ही आज तक मुझसे कोई फ़ोन किया, ना खर्चा दिया आज तक। और मुझे धमकी देते हैं कि मैं जब रखूँगा तो मुझे एक कार चाहिए और पैसे चाहिए तुझे कैश 2 लाख रुपए, तो मैं रखूँगा वरना मैं नहीं रखने का। उनकी बहन है अफ़शा, वो भी मुझे बहुत प्रताड़ित करती हैं, मुझे धमकी देती हैं मारने की। कई बार मैंने जाने की कोशिश भी की वहाँ पर, तो मुझे उन्होंने मार के निकाल दिया घर से। मुझे रखना तो रखती हैं, ना छोड़ ही रही हैं, ना रख ही रही हैं, कुछ नहीं कर रही हैं। मुझे बस इंसाफ चाहिए अपने लिए। और बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ हैं जो परेशान हैं मुझ जैसी। तो मैं यही कहना चाहूँगी मोदी जी से और योगी जी से कि मुझे इंसाफ चाहिए। लगभग आपकी शादी को कितना समय हो गया? 3 साल हो गए हैं। 3 साल पहले शादी हुई थी आपकी। जी। तो शुरुआत से आप बताना चाहेंगी किस तरह से आपका रिश्ता बना और किस तरह से टूटा? जी, शुरू में तो हम सब सही था, सब शुरू में सब हमें लगा शायद सही है, लेकिन थोड़े दिन बाद ही उनकी हकीकत आ गई सामने। वो ड्रिंक भी लेते थे जी, और मुझे पता नहीं था, और दूसरी जो उनकी बीवी है उससे भी बात करते थे। मुझे ये लगा कि किसी का, उनका दोस्त वोस्त का या काम वाले का फ़ोन है, लेकिन जब हमने देखा कि उसमें उनकी बीवी का फ़ोन आ रहा है और यहाँ से हमारी जो है लड़ाई शुरू हो गई। और हमने कहा तो तुम उनको रख लो या हमें, तो उन्होंने कहा मैं तुझे ही नहीं रखने का, उसे रखूँगा। तो मैंने कहा उनसे कि तुम उसको भी रख लो, मुझे भी रख लो। फिर जब उन्होंने किसी तरह से मुझे कोई चांस ही नहीं दिया रखने का, तो हमने कहा तुम उनको भी रख लो और हमें भी रख लो। जो उनका हक है उन्हें दे दो, जो हमारा हक है हमें दे दो। तो बस शादी के कुछ दिन बाद ही वो यहाँ से वापस विदेश चले गए और मुझे यहाँ अकेला छोड़कर चले गए थे। लगभग कितने टाइम पहले चले गए थे वो? 1 महीने बाद चले गए थे, शादी के 1 महीने बाद ही। और वहाँ जाकर ही वो मतलब बहुत ज़्यादा फिर और भी चेंज हो गए। यहाँ उनकी अम्मी बहन परेशान करती थी, वहाँ वो फ़ोन पे धमकियाँ देते थे कि मैं नहीं रखने का, तुझे रखूँगा, मुझे पहले मेरी डिमांड पूरी कर तभी रखूँगा, ऐसे नहीं रखूँगा मैं तुझे। क्या डिमांड करते थे वो? यही कि मुझे कार चाहिए तुझसे, और मैं इस तेरे तू मेरे काबिल नहीं है, हम पैसे वाले हैं, तुम मिडिल क्लास के लोग हो, तो मुझे मेरी डिमांड पूरी कर तभी रखूँगा। हालाँकि हमने अपनी हैसियत के हिसाब से उन्हें बहुत कुछ दिया, कर्ज़ा तक कर लिया था हमने। जो हमने 2 साल तक शादी के बाद अपना कर्ज़ा उतारा है, बाइक भी दी थी और हर सामान अपनी हैसियत से ज़्यादा दिया था उन्हें। हर चीज़ 4-4 आइटम है, बक्से भी लॉकर वाले 2 हैं। बहुत इतनी हमारी हैसियत नहीं थी, लेकिन हमने उनकी हैसियत के हिसाब से बहुत ज़्यादा जहर दिया था उन्हें, फिर भी उनको वो समझ में नहीं आया। ये मुझे बाइक नहीं, मुझे कार चाहिए थी। मुझे 2 लाख रुपए कैश चाहिए थे कि मेरी दूसरी जगह शादी हुई थी, मुझे वहाँ ये मिल गया था, हो गई खुद से। तो मेरी डिमांड पूरी कर। अब बताइए मैं कहाँ से करूँ? मेरे फादर भी नहीं है, भाई है मस्त है कि ये एक भाई पैसों से माजूर भी है, और जो बड़े भाई हैं वो सब मैरिड हैं, वो अपने बच्चों को देखेंगे, मुझे देखेंगे। बताइए 3 साल से मैं यहाँ यहीं हूँ अपने मायके में, यहीं इनका खा रही हूँ। मुझे वो खिलाएंगे या मेरी डिमांड पूरी करेंगे? तो बस मुझे इंसाफ चाहिए। आपकी जब निकाह हुआ आपका,
तो उससे पहले क्या उन्होंने बताया था कि मेरी कोई पत्नी है? नहीं, मुझे कुछ नहीं बताया। अगर बताते तो हम उनसे कभी शादी नहीं कर सके थे। ना शादी से पहले बताया, ना शादी हमें लालच दिया था शादी का उन्होंने, कि बहुत अच्छा रखेंगे, हम तुम्हें इतना ज़ेवर चढ़ाएँगे और सऊदी घुमाएँगे, हज करवाएँगे, उम्रा करवाएँगे। कुछ भी नहीं करवाया उन्होंने। मुझे इतना और करा, घर के अंदर कैद करके रख दिया था। अपने बहनों तक जाने की घर उन्होंने मना कर दिया था। हमारे हम जो बुर्का पहनते हैं, हम लोग बाहर जाते हैं, हमने कहा हमारी बहन बुला रही है, उस तक को उन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं भेजने, यहीं रहे घर में। सारा घर का काम करवाती थी और घर में ना तो खाने के लिए कोई इफरत थी और ना, लेकिन फिर भी हमें कोई शिकायत नहीं थी क्योंकि हमें अपनी ज़िंदगी वहाँ गुजारनी थी। इसलिए हमने अपने घर में भी नहीं बताया था कि तुमने हमें ऐसे इंसान से शादी की, कि वो शराब भी पीते हैं, मारते भी हैं, हमसे डिमांड भी करते हैं। हमने सब यही सोचा था कि हमारा घर बसा रहे, कहीं और ना जाए हम। शादी एक बार होती है, बार बार नहीं होती। जी। क्योंकि मर्दों के लिए तो है सब कुछ, हर धर्म के अंदर, कि वो 10 शादी कर ले या एक। औरतों के लिए कुछ नहीं है। आप परेशान मत होइए, रोइए मत, और आप अपनी बात रखें। ये बात देखिए, कहीं ना कहीं आपके सैयद के हिसाब से बताया जाता है कि आपके मौलवी लोग कहते हैं कि वो 4 शादी या 3 शादी आप लोगों में जायज़ हो जाता है। जी, लेकिन तो वो आप मर्दों के लिए है, हमारे लिए नहीं है। उन्होंने तो हमारी जिंदगी नर्क बना दी है। खुद वहाँ ऐश कर रहे हैं अपनी बीवियों के साथ, कमा रहे हैं, खा रहे हैं। हमें यहाँ हमारी जिंदगी जहन्नम बना दी, हमें यहाँ लोगों की ठोकरों में डाल दिया। आपने कभी इस बात को उनसे बात करनी चाहिए इस बारे में, कभी फ़ोन वगैरह पे बात हुई है आप लोगों की? जी, मैंने कहा था उनसे, मैंने कहा तुम मुझे भी समझ लो, मैं भी तो तुम्हारी बीवी हूँ। उन्होंने कहा मैं नहीं समझना, कहा ना मेरा तुझसे दिल मिलता है। तो उसके बाद उन्होंने जब कभी आप इस बात को लेकर उनके परिवार वालों से बात किया आपने? देखिए हमने की थी, लेकिन उनकी वो जो मेन जो झगड़ा करवा रही है, और उनकी जो मदर है, बहन है उनकी, वो करवा रही है। वो नहीं चाहती कि मैं उनके साथ रहूं, या वो मुझे समझे अपनी बीवी, या मुझे जैसे बीवी के खर्च होते हैं, एक शौहर के ऊपर ही जिम्मेदारी होती है बीवी की। जी। ये वो नहीं चाहती कि मतलब जैसे रहना है, जानवर वाली जिंदगी गुजारनी है तो रह ले, और जानवर वाली जिंदगी नहीं गुजारनी तो जाओ, हमारे घर से निकलो, हमारे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। अब ये हाँ। बताइए कि जानवर का भी तो खर्च होता है या नहीं होता? बिना जानवर के लिए चारा भी आता है, पैसों से ही आता है। वहां वो भी जानवर से ही बदतर जिंदगी है, कि शायद जेल की जिंदगी अच्छी होगी लेकिन वहां की नहीं। किस जगह ससुराल है आपकी? ये बढ़ापुर के पास मुजफ्फरनगर है वहाँ। पति आपके काम क्या करते हैं, पता है? सऊदी में बस चलाते हैं, उनकी अपनी बस है। जी। जो मर्सिडीज बस होती है वो चलाते हैं। आपको कैसे पता चला कि वो सऊदी में पहले उन्होंने शादी वगैरह कर रखी ये शादी के बाद पता चला हमें, और इनकी एक रिश्तेदार थे, उन्होंने भी बताया था हमें। और शादी के बाद वो रात को उनसे बात करते थे, वो बुलाती थी इन्हें। हमें उनकी बात समझ में नहीं आती थी क्योंकि वो लड़की अरबी बोलती थी, तो इसलिए हमारी समझ में नहीं आया था कि वो क्या कह रही है। लेकिन थोड़ा सा इशारा इशारा समझ में आया था कि वो बुला रही है ना। उन्होंने ये कहा था कि मैं आ जाऊंगा, तो फिक्र मत कर, सब्रुन, हमारे यहाँ तो अरबी का एक वर्ड है सब्रुन, तो सब्र रख, मैं आ जाऊंगा। अपनी आने की डेट बताई थी, 29 अप्रैल को ये यहाँ से चले गए थे। जी। उसके बाद उन्होंने कभी आपसे संपर्क करने का प्रयास किया? उन्होंने नहीं किया, हमने कि यहाँ से कॉल की थी, यहाँ से हम ही करते थे उन्हें फोन, ये हमसे भी बात कर लोगे, हम तुम्हारी बीवी नहीं है? इनके तुम नहीं हो हमारी बीवी, हमारी शादी हमारे घर वालों ने जबरदस्ती की है। तो मैंने कहा मेरी जिंदगी क्यों तबाह की है ये बताओ? जब तुम्हें मुझे नहीं रखना था, मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ, तो तुमने मेरी जब ही मना कर देते। मेरी जिंदगी क्यों तबाह की है? मुझे क्यों यहाँ लोगों की ठोकरों में डाल दिया? आपने अपने समाज के लोगों को या फिर पुलिस प्रशासन को इस बात की जानकारी दी? जी, हमने 1.5 महीना पहले एक एप्लीकेशन दी थी बहापुर थाने में। अभी तक तो उसकी कोई सुनवाई हुई नहीं है। बस मैं यही चाहती हूँ कि मुझे इंसाफ मिल जाए मोदी जी से और योगी जी से। जो वहाँ पे इंचार्ज हैं, जिनके पास आपका मामला चल रहा है, जी, उनका क्या कहना था आप इस बात को लेकर? वो यही कह देते हैं कि हम लिख देंगे, रिपोर्ट लिख देंगे, और अब तक उन्होंने 1.5-2 महीने होने वाले हैं, कोई रिपोर्ट नहीं लिखी हमारी। आपको बुलाया था उन लोगों को, दूसरी पार्टी को बुलाया था उन्होंने?
जी, बुलवाया था उन्होंने, वहाँ उनसे कहा कि तुम उसको फ़ोन लगाओ, हमारे जो हस्बैंड है उसने लगाया नहीं, उनकी बहन ने, और बस वहाँ झूठ बोल के चली गई कि मैं उसे बुलवा लूँगी, और बुलवाया है नहीं। अब तक 1.5 महीना हो गया है, ना तो वहाँ से कोई खबर आई है, ना वहाँ से कोई खबर आई है। और हमने फ़ोन किया भी था थाने में कि तुमने हमारी रिपोर्ट अब तक नहीं लिखी, ना ही उनका कोई जवाब आया है। तो कह रहे हैं, बस हमसे यही कह देते हैं कि हाँ लिख देंगे, तुम्हारी रिपोर्ट लिख देंगे, अभी तक नहीं लिखी गई। क्या लगता है आपको क्यों नहीं लिखा गया, कुछ पता है आपको? हो सकता है वो उन्होंने पैसे दे दिए हों, क्योंकि वो पैसे वाले हैं, विदेश में दोनों भाई कमा रहे हैं। और उन्होंने मुझे धमकी दी थी कि हम तुझे सड़ा देंगे जिंदगी भर, तू 10 मुकदमे भी ठोक देगी ना, मेरे पास इतना पैसा है कि मैं 10 के 10 खत्म करवा दूंगा। अब आप क्या चाहती हैं? इंसाफ चाहिए मुझे, इंसाफ। आपको पूरा देश देख रहा है, देश के प्रधानमंत्री भी देख रहे हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री भी देख रहे हैं, और बिजनौर के पुलिस अधीक्षक महोदय भी देख रहे हैं। क्या कहना चाहेंगी आप? जी, बस मैं यही सबसे ही कहना चाहूँगी कि मुझे इंसाफ चाहिए, और मेरी जैसे जाने कितनी मुस्लिम और भी हर धर्म की बेटियां परेशान हैं, कम से कम एक बेटी को तो इंसाफ मिल जाए। मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए। जब मर्दों के लिए सारे कानून हैं, औरतों के लिए कोई कानून नहीं है। आपके पति से जब आपकी अभी बीच में बात हुई है, जी, तो आपने जो एप्लीकेशन दी है, उस एप्लीकेशन में आपने ज़िक्र किया है कि दहेज का माँग कर रहे हैं, जी, अन्यथा और आपको धमकी भी दे रहे हैं वो। जी। तो किस तरह की धमकी दे रहे हैं आपको? जान से मारने की धमकी दे रहे हैं कि हम तुझे जान से मार देंगे, और ना ही हम तुझे रखेंगे, या तो हमारी डिमांड पूरी कर। और इनके जो एक छोटे भाई थे वो भी हमारे ऊपर गंदी निगाह रखते थे, तो उनके खिलाफ हमने एक रिपोर्ट कर दी थी। तो उसकी जलस वो हमसे निकालते हैं कि तूने मेरे भाई का नाम थाने में लिखवाया था ना, तो मैं भी तुझे, तेरी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा, तुझे जान से मार दूंगा, तू मेरे घर आके तो दिखा। इस बात से, और बस दहेज की डिमांड करते हैं हमसे। हमने कहा, हम जब तुम्हारे भाई, जब तुम चले गए थे हमें छोड़ के, तो वो हमें गंदी निगाह से देखते थे। हम अकेले वहां पर, कोई हमारी सास थी बस, और हम अकेले, तो क्या हम लिखते नहीं, हम जाते नहीं वहां पे? जी। तो इस बात की वो दुश्मनी हमसे ये निकालते हैं कि हमें धमकी देते हैं बार बार कि हम तुम्हें जान से मार देंगे, तुझे यहीं से बैठे हुए तलाक दे दूंगा मैं। ये हमें फोन पे धमकी देते हैं। आपको ये कहते हैं कि हम आपको 3 तलाक दे 3 देंगे। तलाक दे दूंगा तुझे यहीं पर। ये बहुत बड़ा सवाल है कहीं न कहीं, कि आप लोगों को, देखिए, मैं किसी धर्म के बारे में नहीं कह रहा जी, या किसी भी जाति के बारे में नहीं कह रहा। मेरा सीधे-सीधे बात ये है कि ये सरकार से भी है और जो धर्म के ठेकेदार हैं उन लोगों से भी है, कि जब इस तरह की बेटी परेशान होती है, तो आखिर आप लोग उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए तब क्यों नहीं कोई बात कहते हैं कि भाई, अभी इस पीड़ित बेटी ने ये कहा कि औरतों के लिए कोई कानून नहीं है, वो आदमियों के लिए है कि वो 3 शादी कर ले, 2 शादी कर ले और 4 शादी कर ले। भाई, किसके शरीयत में क्या लिखा है या किसके धर्म में क्या लिखा है, हम इसकी बात नहीं करना चाहते हैं, हम ये बात कह भी नहीं रहे हैं। परंतु ऐसी जो बेटियां हैं, जो पीड़ित हैं, अगर इनके साथ अत्याचार किया जा रहा है, तो आखिर इनको इंसाफ दिलाने कौन आएगा? आप क्या कहना चाहेंगी, जिस तरह से आप लोगों के, कहीं ना कहीं मैंने फिर से ये बात कही कि 3 शादियां हो जाती है आदमी की और 4 शादियां हो जाती है, तो आप लोग कैसे, मतलब उस चीज को, भाई, अ, सीधी बात है, कबूल कैसे कर लेते हैं आप लोग? देखिए हमारे यहाँ औरतों के लिए तो नहीं है, हम ऐसे तो नहीं कर सकते जब तक पहली जगह से हमारी शादी ना टूट जाए, पूरी इस्लामी और कानूनी तरीके से दूसरी जगह शादी नहीं कर सकती है लड़की, लड़के कर सकते हैं। तो बस यही चाहूंगी कि लड़कियों के लिए कोई भी कानून नहीं है, कोई बोलता ही नहीं, कोई आवाज ही नहीं उठाता है, उन्हीं को, उनके ऊपर अत्याचार, उन्हीं के ऊपर जुल्म किया जाता है, और उन्हीं को मुजरिम ठहराया जाता है। और मर्दों के लिए वो कुछ भी कर ले, किसी की भी बेटी की जिंदगी खराब कर दे, उनके लिए कोई कानून नहीं है, ना कोई आवाज उठाता है। आप जिले के आला अधिकारियों के पास गई हैं इस मामले को लेकर? नहीं। आप जाना चाहेंगी? जी, हमें इंसाफ चाहिए, चाहे हम कहीं भी जाए, हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए। हमें भी और जितनी भी हमारी जैसी बेटियां हैं, सबको इंसाफ मिल जाए, सबके साथ हमें भी।
तो सऊदी से वापस आने के लिए या कोई बात ऐसी कर रहे हैं, बस यही धमकी दे रहे हैं कि आपको तलाक दे देंगे? जी, यहाँ से हमसे धोखे से शादी की थी। उन्होंने कहा था कि मैं सिर्फ 1 साल के लिए जा रहा हूँ। हमने कहा तुम चले जाओ, ठीक है। मैं तुम्हें फिर वहीं बुलवा लूँगा। 3 महीने तुम यहाँ रहना, 3 महीने के बाद मैं तुम्हें बुलवा लूँगा। लेकिन वहाँ जाके उन्होंने हमसे धोखा दिया। ना तो हमें फ़ोन किया, ना फ़ोन हमारा कभी उठाया उन्होंने। और जाके जब 1 साल तक हम उनके लिए मुसलसल उनका इंतज़ार करते रहे बैठ के, हमने कहा तुम अब तो आ जाओ, कब तक हम यहाँ अपने घर, अपने मायके में पड़े रहेंगे। लोग ताने देते हैं, हमारी नई-नई शादी हुई है। उसके बाद झूठ बोले कि मैं आ जाऊँगा। फिर 1 साल निकल गया। फिर 1 साल के बाद हमने कहा, हम रोई मैं बहुत ज़्यादा, उनसे कहा आगे हाथ पे तुम मुझे जान से ही तो मारोगे, मार देना, पर अपने साथ ले जाओ। तीसरा साल लग गया, वो नहीं आए। 3 साल पूरे हो जाएंगे अब। आपने अभी 1.5 महीने पहले एक तहरीर दी है थाने में, आपने बताया, जी। क्या उस पर कोई कार्रवाई हुई है अभी? कोई कार्रवाई नहीं हुई है, कोई वो कर ही नहीं रहे हैं। वहाँ के जो इंचार्ज है कुछ कर ही नहीं रहे। फोन करते हैं, जाते हैं, कह देंगे कर देंगे, हम तुम्हारा काम कर देंगे। लेकिन अब तक 1.5 महीना हो गया, कोई सुनवाई नहीं हुई उसकी। बिल्कुल, कहा जा रहा है मिशन शक्ति चल रहा है, मिशन शक्ति 0.5 सॉरी, आपको बता दें कि अभियान चल रहा है और बेटियों की सुरक्षा के लिए लगातार सरकार प्रयास कर रही है कि बेटियों को इंसाफ मिले और महिला संबंधित जो भी अपराध हों उस पर तत्काल कार्रवाई हो। परंतु आप इस बेटी की हालत समझ सकते हैं और देख सकते हैं कि ये अपना दर्द भी बयां नहीं कर पा रही है। मृत संवाद इसलिए आज इनके पास पहुंचा कि ये पीड़ित बेटी लगातार ये 1.5 महीने पहले से परेशान है और इनकी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। इन्होंने एक प्रार्थना पत्र इनके भाई के ज़रिए ये गई थी। इनके भाई भी एक एडवोकेट हैं और कहीं ना कहीं वो काफ़ी समय से उलझन में रहने लगे और उनके साथ ये बढ़ापुर थाने में गईं और इन्होंने तहरीर दी। दहेज एक्ट का एक मुकदमा लिखवाना चाह रहे थे ये लोग और जो इनके साथ बीती है उसमें सही बात इन्होंने लिखा है, जिसे दर्शाया है। वहाँ के पुलिस अधिकारियों ने लगातार इनको 1.5 महीने बुलाया, काउंसलिंग की और काउंसलिंग करने के बाद दोनों तरफ से अब इनको अचानक इनके भाई का कहना यह है, उन्होंने जो हमें बताया कि पुलिस अधिकारी जो थे वहाँ पे उन्होंने ये कह दिया कि आप अपना मुकदमा कहीं और से लिखवा लीजिए। फिलहाल ये बेटी के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे क्योंकि पति सऊदी है और यहाँ पे माँ और इनकी जो ससुराल वाले हैं, माँ है और उनकी बहन है इनके पति की, और इनके देवर भी सऊदी चले गए हैं। लगातार ये पीड़ित इंसाफ की आवाज़ उठा रही है कि आखिर 3 साल से इसे इस तरह से मैके में छोड़ रखा है। ना ये दूसरा निकाह कर सकती है क्योंकि इनके सैयद के हिसाब से कहा जाता है कि औरत को जब तक पूरी तरह से मुक्त ना कर दिया जाए तब तक ये कहीं निकाह भी नहीं कर सकती। ऐसा ही होता है? जी, ऐसा ही होता है। जब तक हमें वहाँ से नहीं मिलती, हम दूसरी जगह शादी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो हराम हो जाएगा हमारे लिए। मर्दों के लिए नहीं है ये सब चीज़ें। बिल्कुल, इन्होंने बताया कि ये कहीं निकाह भी नहीं कर सकती, अपना जीवन भी व्यतीत नहीं कर सकती, किसी के साथ भी नहीं रह सकती हैं। तो सीधी सीधी बात यह है कि आखिर इन्हें इंसाफ कैसे मिलेगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा आला अधिकारियों से कि अगर इस बेटी को आप इंसाफ दिला सकते हैं तो कहीं ना कहीं जब सरकार महिला अपराध को लेकर पूरी तरह से सख्त है कि ऐसे महिला को जो पीड़ित कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, तो आखिर ये सुल्ताना क्यों परेशान है, इसकी एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की जा रही है। अगर इस खबर को आला अधिकारी देख रहे हैं, जिले के एसपी साहब देख रहे हैं और क्षेत्रीय अधिकारी जी देख रहे हैं, तो इस मामले पर पूरी तरह से संज्ञान लिया जाए और इस पीड़ित बेटी को इंसाफ दिलाने का काम किया जाए। हम फिर से एक बार किसी और पीड़ित के साथ, उसकी नई कहानी के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।